Hello students, today topic soil degradation। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सोइल का क्लासिफिकेशंस और सोइल की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, सोइल के जो पार्ट्स थे उन एवरी टाइप्स की जो हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं कि सोइल हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका ओवर यूज करने से इसकी फर्टिलिटी पावर है वो रेगुलर रिड्यूस हो रही है, जिसके कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। उसकी उत्पादकता की कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन सॉइल डिग्रेडेशंस। सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स व्हेन decline the soil fertility is known as soil degradations. When decline the soil fertility is known as soil degradation. सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो होती है, वो डिक्लाइन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो उसे हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। इसमें सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल की जो डेप्थ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सॉइल्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो उसकी डेप्थ होती है, उसकी गहराई होती है, वो उसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसका उपयोग जो है वो कम हो जाता है। When the nutritional status decline and depth of the soil goes down due to erosions and misuse is known as soil degradation. When जब जो है वो इसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है, इसकी जो अवस्थिति होती है वो डिक्लाइन हो जाते हैं और सॉइल की डेप्थ जो होती है वो कम हो जाती है। उसका उपयोग या तो इरेजन्स के कारण से होता है या उसके मिसयूज के कारण से ऐसा प्रोसेस होता है, तो उसे हम सॉइल डिग्रेडेशंस का नाम देते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर लीडिंग टू द डिप्लेटिंग सॉइल रिसोर्स। सॉइल के जो रिसोर्सेज होते हैं ये डिप्लेट हो जाते हैं, तो उससे सॉइल का फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है। सॉइल की जो डिग्रेडेशंस है ये एवरी रीजन्स की जो टोपोग्राफी है, विंड वेलोसिटी है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स है, फ्लड्स एरिया हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सॉइल की डिग्रेडेशंस को अफेक्टेड करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। जहाँ पर सॉइल की वेलोसिटी हाई होती है तो सॉइल्स के अंदर मिक्स जो न्यूट्रेंट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल्स से ब्लो हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है। इसी प्रकार से हाई रेनफॉल जहाँ होता है तो वहाँ वाटर में न्यूट्रेंट और मिनरल्स हैं वो डिजोल्व होकर के फ्लो हो जाते हैं, या सॉइल की अपर लेयर जो होती है वो इरेडिएट हो जाती है। तो उस कंडीशंस के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बुक में जैसे दिया गया है सॉइल डिग्रेडेशन in a broad sense, soil degradations can be defined as the decline in soil fertility when the nutritional status decline and depth of the soil goes down due to erosion and misuse. Soil degradation is the main factor leading to the depleting soil resource base in India. The degree of soil degradations varies from place to place according to the topography, wind velocity and amount of the rainfalls. ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। उसके रीजनल जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्षेत्रीय जो विशेषताएं होती हैं, उनके अनुसार सॉइल की डिग्रेडेशंस की कंडीशंस जो होती है वो अलग अलग होती है कि वहाँ पर टोपोग्राफी कैसी है, विंड्स वेलोसिटी कैसी है एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैसे है, ये मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद आता है आपका
फैक्टर अफेक्टिंग soil degradations. Soil affecting डिग्रेडेशंस, सॉइल को जो फैक्टर उसके डिग्रेडेशंस को अफेक्टेड करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल डिग्रेडेशंस के अंदर इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन्स में सॉइल्स की जो अपर लेयर्स होती है वो विंड्स या वाटर से रिमूव हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें सॉइल डिग्रेडेशंस में सॉइल इरोजन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जहाँ पर आपके डेजर्ट एरिया होते हैं या जहाँ पर विंड की वेलोसिटी हाई होती है, यहाँ हैवी रेनफॉल्स होती है, स्लोपी एरिया होते हैं, उन रीजन्स के अंदर सॉइल की अपर लेयर्स जो होती है वो विंड्स या वाटर के साथ ही रिमूव हो जाती है, जिससे गली इरेजन्स हो जाते हैं या फिर सीट इरेजन्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस से सॉइल की अपर लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है और वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी पावर, उसके न्यूट्रेंट्स यानी मिनरल्स जो हैं वो सभी रिड्यूस हो जाते हैं, जैसा कि आपका इसमें बुक में दिया गया है। इसमें आप देखिए, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द सॉइल कवर इन डिस्क्राइब एज द सॉइल इरेजन्स। द सॉइल forming process and the erosion process of running water and wind goes simultaneously. साइमल्टेनियसली मीन्स होते हैं दोनों एक साथ चलना। कौन कौन से प्रोसेस चलना दोनों एक साथ? सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड सॉइल इरोजन प्रोसेस। एक तरफ सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, दूसरी तरफ सॉइल जो है वो इरोजन्स हो रही होती है, वहाँ से अपर्दित हो रही होती है, और जो अपर्दित होती है उसमें वाटर और विंड्स जो है इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड द इरोजन प्रोसेस ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड्स गोज साइमल्टेनियसली, कि दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो एक साथ होती है। एक तरफ सॉइल का, न्यू सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है और दूसरी तरफ जो है वो सॉइल का इरोजन हो रहा होता है। बट जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन दिस टू प्रोसेस, परंतु इन दोनों के अंदर एक बैलेंस बना रहता है, तो वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी रिमेन रहती है, बनी रहती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी पर इफेक्ट होता है। अगर सॉइल के न्यू फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो फास्टली होता है और इरोजनल प्रोसेस स्लो होता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी हाई हो जाती है। जबकि अगर दूसरी कंडीशंस होती है कि जिसमें सॉइल का इरोजनल प्रोसेस हाई हो जाता है और उसमें न्यू फॉर्मिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है और सॉइल डिग्रेड हो जाती है। द रेट ऑफ रिमूवल of finer particle from the surface is the same as the rate of addition of the particle to the soil layer। ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं, अगर ये दोनों एक साथ होते रहते हैं और सेम होते रहते हैं तो उस प्रक्रिया के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी पावर रिमेन रहती है और वो लॉन्ग पीरियड तक बनी रहती है। समटाइम सच ए बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय द नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर। मानव क्रियाकलापों और प्राकृतिक क्रियाकलापों के कारण से कई बार जो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लीडिंग टू ए ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल। जैसे मानवीय कारक और प्राकृतिक कारणों के कारण से जो संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा की ऊपरी परत जो होती है वो उसके अपरदन का रेट जो होता है वो अधिक हो जाता है, ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल बढ़ जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है
वो सॉइल्स के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, डिफॉरेस्टेशंस कर देता है, इसी टाइप से माइनिंग एक्टिविटी करता है, तो इसके कारण से सॉइल की जो इरेजेंस कैपेसिटी होती है उसका जो रेट होता है वो फास्टली इंक्रीज हो जाता है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज, ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज होती है, जनसंख्या जैसे ही बढ़ने लगती है, द डिमांड ऑफ लैंड ऑल्सो इंक्रीज, तो भूमि की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के, उसके सेटलमेंट के लिए, उसके इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, और सोल के जो अदर यूज होते हैं उनमें सोइल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन इज रिमूव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर कल्टीवेशन, फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड फॉर वेरियस अदर नीड्स, जिसमें वो मनुष्य की बस्तियां वगैरह बनाता है, सेटलमेंट करता है, उसमें वो कृषि कार्य करता है, कल्टीवेशंस वगैरह करता है, पशुचारण करता है, और दूसरी जो ह्यूमन की लैंड की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए सोइल की फर्टिलिटी पावर है वो डिक्लाइन होने लग जाती है, और सोइल जो है वो उसका उपयोग जो है वो बढ़ जाता है। सॉइल इरोजन में आगे देखिए, विंड एंड वाटर आर पावरफुल एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू रिमूव soil and transport it. Wind erosion is significant in the arid and semi-arid region. विंड इरोजन का सबसे अधिक जो इफेक्ट होता है, प्रभाव जो होता है, महत्व जो होता है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनकंसोलिडेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, जिसके कारण से ये ईजली एयर के साथ मूव हो जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं। इन रीजन्स विद हैवी रेनफॉल एंड स्टेप स्लोप, जो रीजन हैवी रेनफॉल वाले होते हैं, स्टेप स्लोप तिरु ढलान वाले होते हैं, इरेजन्स बाय द रनिंग वाटर इज मोर significant. Water erosions, which is more serious and occur extensively in the different part of India, take place mainly in the form of the sheet and gully erosion. शीट मीन्स होती है कि पूरी की पूरी ऊपर की जो लेयर्स होती है वो रिमूव हो जाती है। गली इरेजन्स मीन्स होती है उसमें छोटी छोटी जो हैं वो नालियाँ सी बन जाती हैं, जैसे कि डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। सीट इरेजन्स के अंदर जैसे सॉइल की अपर लेयर्स जो होती है उसकी पूरी जो सीट होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। जैसे कि ये आपकी सॉइल है और ये सॉइल की पूरी जो लेयर है वो रिमूव होकर के आगे चली जाती है, तो इसको हम सीट इरेजन्स कहते हैं। ये यहाँ थी, ये की पूरी है वो स्लाइड हो जाती है, आगे की तरफ खिसक जाती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सीट इरेजन्स। गली इरेजन्स मीन्स होती है कि इसमें छोटी छोटी जो है वो नालियाँ सी हैं वो बन जाती हैं, जैसे कि ये नाली बन गई, इसके बाद ये नालियाँ सी बन गई, तो ये आपके गली इरेजन्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सीट इरेजन्स और गली इरेजन्स, सीट के अंदर एक पूरी सीट जो है वो अपर लेयर जो होती है सोइल की वो रिमूव हो जाती है, और गली इरेजन्स के अंदर ये रवेनीज सी बन जाती हैं, नालियाँ सी इसके अंदर बन जाती हैं, तो ये आपकी क्या हो जाती है, गली और सीट इरेजन्स। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। सीट इरेजन टेक प्लेस ऑन लेवल लैंड आफ्टर ए हैवी शॉवर, जब तेज़ मूसलाधार वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, तो उससे ऊपर की पूरी लेयर जो है वो हट जाती है। एंड द सॉइल रिमूवल इज नॉट ईजली नोटिसेबल, और उसको हम ईजली जो है वो नोटिस नहीं कर पाते, बट इट इज हार्मफुल सिंस इट रिमूव द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल, परंतु इससे जो है हमारी ऊपरी जो परत होती है वो कट करके बह जाती है, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अपर जो टॉप सॉइल की लेयर होती है उसमें ही फर्टिलिटी पावर जो है वो मैक्सिमम होती है। गली इरेजन इज कॉमन ऑन स्टेप स्लोप, जहाँ पर तीव्र ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गलीज इरेजन होते हैं। गलीज डिपेंड विद रेनफॉल, ये रेनफॉल पर डिपेंड करती है। कट द एग्रीकल्चर लैंड इनटू द स्मॉल फ्रैगमेंट एंड मेक देम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती है उसको
छोटे छोटे नालियों में काट करके उसको एग्रीकल्चर्स के लिए गली इरेजन जो होते हैं वो अनफिट कर देते हैं। ए रीजन with a large number of deep gullies or ravines is called badland topography। जहाँ पर अधिक मात्रा में गहरी जो नालियाँ बन जाती हैं और गहरी जो रेवेनीज बन जाती हैं, ग्रुप ऑफ गलीज इज नोन एज रेवेनीज इज, तो उस लैंड को हम क्या नाम देते हैं? बैडलैंड का नाम देते हैं। जो गलीज होती हैं और रेवेन्यूज़ होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? गलीज जो होती हैं वो छोटी होती हैं, कम गहरी होती है। रेवेन्यूज़ होती हैं वो अधिक गहरी हो जाती हैं और इनके नंबर जो हैं वो इंक्रीज हो जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। रेवेन्यूज़ इज वाइड स्प्रेड इन द चंबल बेसिन। चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उस रीजन्स के अंदर ये सबसे अधिक पाई जाती हैं। जो वैली, चंबल वैली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये इस प्रकार की बैंडलैंड जो टोपोग्राफी है वो सबसे अधिक पाई जाती है। बिसाइड दिस दे आर आल्सो फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट में ये पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये पाई जाती है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल के कारण से जो स्टेप स्लोपी एरिया है, तीव्र ढलान वाला एरिया है, उसमें नालियाँ सी वहाँ पर बन जाती हैं। तो उसको हम ये जैसे कि आपके डायग्राम के अंदर भी दिए गए हैं कि इस प्रकार से गहरे गहरे जो है गड्ढे से बन जाते हैं, तो इनको हम वेनीज का नाम देते हैं। द कंट्री इज लूजिंग अबाउट 8,000 हेक्टर ऑफ लैंड टू रेवेनीज एवरी ईयर। प्रति वर्ष भारत के अंदर जो है वो 8,000 हेक्टर भूमि जो है वो रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वाटर टाइप इज पौन टू गली इरेजन। ये गली इरेजन जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ये अवनालिकाएँ जो बनती हैं वो किस तरह के क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं? इससे अफेक्टेड जो रीजन्स हैं वो कौन से हैं? तो जो हाई स्लोपी एरिया होते हैं जिसमें विदाउट वेजिटेशंस और विदाउट जो ग्रास लैंड एरिया होते हैं, वहाँ पर हैवी रेनफॉल्स के थ्रू गहरी गहरी नालियाँ बन जाती हैं। तो ये आपके गली इरेजन से अफेक्टेड एरिया माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं सॉइल इरेजन इन सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। ये भारत की कृषि के लिए बहुत ही एक गहरी समस्या बन गई है। इट इज़ नेगेटिव इफेक्ट एज सीन इन द अदर स्पेयर्स ऑल्सो। इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो बड़े क्षेत्र के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी दिखाई देते हैं। इरेडिड मटेरियल्स आर कैरीड डाउन टू रिवर एंड दे लोअर डाउन देयर कैरिंग कैपेसिटी। नदी घाटियों में जो अपर्दन पदार्थ होते हैं उनको ये बहा करके ले जाते हैं और जहाँ पर नदी की क्षमता घट जाती है वहाँ पर इसको ये डिपॉजिट करते हैं। जहाँ पर ये डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर फ्लड की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये इरेडिड मटेरियल्स है वो रिवर वैली को अपलिफ्ट कर देता है, ऊपर की तरफ उठा देता है, जिससे फ्लड की कंडीशंस है वो क्रिएट हो जाती है। एंड काजेज फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड डैमेज द एग्रीकल्चर लैंड। इससे जो हमारी एग्रीकल्चर एरिया होते हैं उसमें फ्लड वाटर जो है वो फैल करके उसकी को क्षति पहुंचाते हैं, उसके लिए वो हानिकारक हो जाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, सॉइल इरेजन्स, जो सॉइल की डिग्रेडेशंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन वनों का रिमूव होना। जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। उस कंडीशंस के कारण से सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। वेजिटेशंस के जो लीव्स होते हैं, स्टीम वगैरह होती हैं, ये सॉइल के अंदर मिक्स होकर के सॉइल में ह्यूमस का लेवल इंक्रीज करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जिस रीजन्स के ऊपर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जहाँ से वनों को रिमूव कर दिया जाता है, फॉरेस्ट एरिया को हटा दिया जाता है, तो वहाँ पर सॉइल्स के अंदर
ह्यूमस के पार्टिकल मिक्स नहीं होते हैं और वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है। इसी टाइप से जिन रीजन्स के अंदर डिफोरेस्टेशन हो जाता है वहाँ पर सॉइल इरेजन्स है वो फास्टली हो जाता है। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ सॉइल इरेजन्स। प्लांट्स कीप soil bound in rock of roots and thus prevent erosions. Plant keeps soil bound. soil को बाउंड रखते हैं, उसको जकड़े रखते हैं, उसके जो रूट्स होती हैं उन रूट्स चट्टानों को जकड़े रखती हैं और उससे सोइल का इरेजन नहीं हो पाता है। दे ऑल्सो एड ह्यूम्स टू द सोइल बाई शेडिंग लीव्स एंड ट्विग्स। जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, झड़ने वाले जो पत्ते वगैरह होते हैं, वो सॉइल में मिक्स होकर के और उसके ह्यूम्स के लेवल को इंक्रीज करते हैं। ह्यूमस के लेवल को जैसे ही इंक्रीज होता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉरेस्ट हैव बीन denuded practically in the most part of the India, but their effect on soil erosions are more in the hilly part of the country. इसका प्रभाव जो होता है वो सबसे अधिक जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से सॉइल की फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इससे जो रेयर एनिमल्स होते हैं, जो चलवासी पशुपालन किया जाता है, इससे जो एनिमल्स के बो होते हैं, खुर जो होते हैं, ये सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को लूज़ कर देते हैं, हल्का कर देते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं वो एयर और विंड्स के साथ ईजिली है वो इरेडिड हो जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो आता है आपका ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन से सॉइल के जो न्यूट्रेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो सॉइल में से लीचिंग होकर के नीचे चले जाते हैं, डाउनवर्ड की ओर मूव हो जाते हैं, नीचे की ओर मूव हो जाते हैं, जिससे अपर लेयर्स के अंदर इन न्यूट्रेंट्स और फर्टाइल पार्टिकल्स का लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिससे अपर लेयर्स की फर्टिलिटी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओवर इरीगेशन से जो कैल्शियम और सिलिकेट्स वगैरह होती हैं, ये भी अपर पार्ट्स की ओर मूव करके सॉइल्स के अंदर जो है वो सैलिनिटी के लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉइल में मिक्स होकर के और सॉइल की सैलिनिटी और एल्कनिनेशंस को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है और सॉइल डिग्रेड हो जाती है। इसलिए ओवर इरीगेशन जो है ये भी हमारे सॉइल डिग्रेडेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इनके कारण से भी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। हम खेतों के अंदर हाई प्रोडक्शंस लेने के लिए और फील्ड्स की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपका आता है फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड। फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड, एग्रीकल्चर्स के प्रॉपर मेथड यूटिलाइज ना करने के कारण से भी सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि हिली एरिया के अंदर जो है वो हमारे काउंटर कंट्यूर प्लाविंग नहीं कर पाते हैं,
या ट्रेसिंग फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशंस के कारण से हमारी फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है। या फिर हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके कारण से भी हमारी सॉइल्स की फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं तो उस कारण से भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। या फिर जो है वो सेम क्रॉप्स यूज करते रहते हैं, क्रॉप रोटेशंस यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशंस के कारण से भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बन एरिया से लार्ज स्केल्स के अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से लार्ज स्केल्स के अंदर गार्बेज बाहर निकलता है और ये सारा का सारा हम अपनी फर्टाइल लैंड्स के ऊपर डाल देते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, बैड पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे हमारे सॉइल में मिक्स होकर के उसकी फर्टिलिटी पावर को रिड्यूस कर देते हैं। इंडस्ट्रियल और अर्बन जो वेस्टेज होता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और हमारी सॉइल्स के अंदर या वाटर में मिक्स होकर के वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पावर को रिड्यूस करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेंसिव यूज ऑफ सॉइल। मिट्टी का गहन उपयोग किया जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है, उसको बार बार उपयोग करने से उसकी फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। हम फील्ड्स को कुछ पीरियड के लिए भी उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद अगली, इस प्रकार से हम बार बार फसलें बोते रहते हैं, जिससे सॉइल्स का इंटेंसिव यूज होता है और उसकी फर्टिलिटी पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाती है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जो सॉइल डिग्रेडेशंस को अफेक्टेड करने वाले थे। इनमें से 6 पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, उनका एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छे से याद करने हैं, जिससे कि इस क्वेश्चन को आप 5 मार्क्स का स्ट्रॉन्गली लिख सकें। इसके बाद आता है आपका सॉइल कंजर्वेशन। जो सॉइल के डिग्रेडेशन को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर थे, इन फैक्टर की कैपेसिटी को इम्प्रूव करके इनको बेटर क्वालिटी में चेंज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, उनको हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दें, इफ सॉइल इरेजेंस एंड एग्जॉस्टेंस आर काजेज बाई ह्यूमन, कि सॉइल का अपरदन होना और सॉइल की फर्टिलिटी पावर का निम्नीकरण होना, ये ह्यूमन कारण से होता है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा होता है। बाई कोरोलरी, के उनके परिणाम स्वरूप होता है। कोरोलरी मीन्स होता है कि जहाँ से ह्यूमन के अफेक्ट के कारण से सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। दे कैन आल्सो प्रिवेंट बाई ह्यूमन्स, नेचर हैज़ इट ओन लॉज ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, प्रकृति इसे अपने नियम के अनुसार है वो बैलेंस में बनाने का प्रयास करती है, संतुलन बनाने के लिए वो कार्य करती है। नेचर ऑफर इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ह्यूमन टू डेवलप देयर इकोनॉमी विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रकृति मनुष्य को बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवाती है अपने आर्थिक विकास के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए। सॉइल कंजर्वेशन इज methodology to maintain soil fertility, prevent soil erosion and exhaustion and improve the degraded soil conditions of the soil। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए, मिट्टी के अपरदन और उसके निम्नीकरण को रोकने के लिए, मिट्टी की जो निम्नीकरण की दशाएं हैं, कंडीशंस हैं, उनमें सुधार करने के लिए जो है वो कुछ उपाय अपनाने चाहिए।
Soil erosion is essentially aggravated by the faulty practice. मृदा का अपरदन दोषपूर्ण जो हमारी नीतियाँ होती हैं, गलत जो नीतियाँ होती हैं, उन गलत नीतियों के कारण से बढ़ता है। द फर्स्ट स्टेप इन एनी rational solutions is to check open cultivable land on the slope from farming. इसका सबसे पहला जो समाधान है कि इसको हम कैसे रोक सकें, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो कैसे रोक सकें कि जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, उन ढलान वाले क्षेत्रों में कृषि की जो खुली भूमि होती है, ओपन लैंड जो होती है, ओपन कल्टिवेबल लैंड होती है, उस पर उसको नियंत्रण किया जाए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। लैंड विद ए स्लोप ग्रेडेंट ऑफ 15 to 25% शुड नॉट बी कास्ट। जहाँ पर 15 से 20% ढलान वाली भूमि होती है, उसको कृषि के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। यानी कि जहाँ 15 डिग्री से 25 डिग्री का स्लोपी एरिया होता है, उस ढलान वाले क्षेत्र पर हमें कृषि नहीं की जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों पर जो है वो हमें एफोरेस्टेशंस या प्लांटेशन एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो की जानी चाहिए। इसके बाद इसमें आता है इफ़ एट ऑल द लैंड इज टू बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेस शुड केयरफुली बी मेड। यदि ऐसी भूमि पर हमें कृषि करनी भी पड़ जाए, यूज भी करनी पड़े, तो वहाँ पर ट्रेस एग्रीकल्चर्स को यूज करना चाहिए। मीन्स जो हमारे स्टेयर टाइप एग्रीकल्चर है उसको महत्व देना चाहिए। वहाँ पर जो है वो स्टेयर टाइप्स जो फील्ड्स हैं वो बनाने चाहिए, सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए। और ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मैनी पार्ट ऑफ इंडिया हैव अफेक्टेड द नेचुरल कवर ऑफ लैंड एंड गिव राइज द एक्सटेंसिव इरेजन्स। और ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए, और ग्रेजिंग्स पर टोटली बैन कर देना चाहिए, और शिफ्टिंग कल्टीवेशंस पर भी टोटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे सॉइल डिग्रेडेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द एजुकेटिंग विलेजर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। जो हमारी और ग्रेजिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसके बारे में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको एजुकेटेड करना चाहिए, जिससे कि उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी दे करके और इसको स्टॉप कर देना चाहिए, और ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को कंट्रोल। इसके बाद देखिए काउंटर बुडिंग एंड काउंटर ट्रेसिंग्स, रेगुलेट फॉरेस्ट्री, कंट्रोल गार्जिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशंस आर some of the remedial measures which are often adopted to reduce soil erosions। ये soil erosions को कंट्रोल करने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। काउंटर बंडिंग की मेड़बंदी कर दी जानी चाहिए। ढलान के साथ साथ उनको क्या कर देना चाहिए, मेड़बंदी कर देना चाहिए, मेड़ दीवार वगैरह बना देनी चाहिए उनके खेत के चारों तरफ। काउंटर ट्रेसिंग, इसमें सीढ़ीदार जो खेत हैं वो तैयार कर देने चाहिए। रेगुलेट फॉरेस्ट्री, वनों वगैरह के लिए नियम वगैरह बना देना चाहिए। कंट्रोल गार्जिंग, चराई पर नियंत्रण कर देना चाहिए। और क्रॉपिंग, फसलों को एक से अधिक बार उगाना बंद कर देना चाहिए। मिक्स फार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए। एंड क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन मेथड को जो है वो यूज करना चाहिए। सम ऑफ द रेमिडियल मेजर्स विच आर ऑफन अडोप्टेड टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन्स। इन सब तरीक़ों को अपना करके हम सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और सॉइल इरोजन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ काउंटर ट्रेसिंग एंड काउंटर प्लाविंग।
इसमें देखिए डायग्राम में काउंटर ट्रेसिंग में सीढ़ीदार जो खेत होते हैं, ये सीढ़ीदार खेत जैसे स्लोप के साथ साथ यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक खेत बना दिया। उसके बाद फिर नीचे स्लोप के साथ ये एक फील्ड्स बना दिया, फिर उसके बाद ये एक फील्ड्स बना दिया खेत। तो ये ए फील्ड्स, बी फील्ड्स, सी फील्ड्स, ठीक है। इसी प्रकार से इधर से हमने फिर से फील्ड्स बना दिया, ये एक खेत तैयार कर दिया, डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। इस प्रकार से ये खेत हमारे तैयार हो गए। इसके बाद आता है आपका कंट्यूर प्लाविंग। कंट्यूर प्लाविंग मीन्स सेम हाइट के ऊपर जो है वो कंट्यूर लाइंस जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग खेत की जुताई करना। जैसे कि ये कंट्यूर लाइंस है हमारी, ए कंट्यूर लाइन, बी, सी, डी, इन कंट्यूर लाइन के पैरेलल पैरेलल्स जो है वो खेत को प्लाविंग करना, ये हमारा कंट्यूर प्लाविंग है। कंट्यूर ट्रेसिंग ये आ जाता है कंट्यूर के अकॉर्डिंग खेत बनाना, और कंट्यूर प्लाविंग्स जो है वो इस प्रकार से बनाना। ये कंट्यूर लाइंस हैं, यहाँ पर हम मेड बना देते हैं, ठीक है, बाउंड्री बना देते हैं, जिससे कि इधर का जो वाटर है वो फ्लो होकर के इस बाउंड्री से कंट्रोल हो जाए और सॉइल इरेजेंस ना हो। इसी टाइप से जो ये कंट्यूर लाइंस है यहाँ पर हम एक दीवार से बना देते हैं, खेत की बाउंड्री बना देते हैं। तो ये आपका सेकंड कंट्यूर हो गया। उसके बाद ये थर्ड पे बना देते हैं, तो ये कंट्यूर हो गया, और इन्हीं के पैरेलल हम खेत की जो है वो जुताई करते हैं, प्लाविंग करते हैं। तो ये कंट्यूर प्लाविंग या कंट्यूर ट्रेसिंग के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरिया efforts should be made to protect cultivable land from the encroachment by sand dunes through developing shelter belt of tree and agroforestry। जो हमारे डेजर्ट एरिया हैं, सेमी एरिड और एरिड एरिया हैं, उन पर जो सैंड के ड्यून्स होते हैं ये शिफ्ट होते रहते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके जाते रहते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर इन सैंड ड्यून्स के नियर बाई एरिया में शेल्टर बेल्ट बना देनी चाहिए, या तो वनों की एक जो है वो बेल्ट बना देनी चाहिए, या फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में यूज कर लेना चाहिए, या वहाँ पर ग्रासलैंड वगैरह जो है उसको ग्रो कर देना चाहिए, जिससे कि जो सेमी एरिड और एरिड एरिया की सोइल्स है वो इरेडिड होकर के फर्टाइल लैंड को कवर्ड ना करें। लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशंस should be converted into the pasture and grazings. Experiments have been made to the establish sand dunes in western Rajasthan by the Central Arid Zone Research Institute. Central Arid Zone Research Institute इसके कंट्रोल के लिए बनाई गई एक संस्था है, जो पश्चिम में राजस्थान के बालू के जो टीले होते हैं उनको स्थिर करने के लिए एक अच्छा प्रयोग किया गया है। जहाँ पर हमारी ओपन लैंड थी, उस ओपन लैंड के ऊपर जो है वो ग्रास लैंड वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, वहाँ पर शेल्टर बेल्ट लगा दी गई, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर उनको कन्वर्ट किया गया, जिससे कि वहाँ के जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून थे वो मूव नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद आता है आपका द सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो है उसका गठन किया गया है। हैज़ प्रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ प्लान फॉर सॉयल कंजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। दीज प्लान्स आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, जो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस है उन पर आधारित होता है। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लैंड, जो भूमि की संरचना होती है, भूमि का जो स्वरूप होता है उसके अनुरूप, एंड द सोयल बिहेवियर ऑफ पीपल, और वहाँ पर जो सोयल के साथ सामाजिक व्यवहार होता है लोगों का, उसके आधार पर जो है सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, सामाजिक जो व्यवहार होता है लोगों का कि वो मिट्टी का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसके आधार पर वहाँ पर सोयल के कंजर्वेशंस के लिए अलग अलग मेथड यूज किए गए। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लान देयरफॉर seem to be the best technique for proper soil conservation। इस
योजना में एक दूसरे से बेटर जो है वो टेक्निक यूज करके, बेटर जो है वो प्लान तैयार करके, बेटर जो है वो कोऑपरेशंस करके लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, लैंड यूज मैप शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लैंड शुड बी पुट टू राइट यूज। इसके लिए जो हमारा सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड बनाया गया, इसने भूमि के उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए भूमि को विभिन्न पार्ट्स के अंदर, टाइप्स के अंदर उनका क्लासिफिकेशंस किया गया। भूमि के जो टाइप्स थे उसके मैप जो हैं वो तैयार किए गए। भूमि का सबसे अधिक उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि किस प्रकार से वो उसका राइट यूज कर सकें। द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द कंजर्वेशन ऑफ लैंड विल रेस्ट ऑन द पीपल हु ऑपरेट ऑन इट एंड रिसीव द बेनिफिट। और सबसे अधिक जो मिट्टी के संरक्षण का निर्णय लेने का दायित्व है वो उन लोगों के ऊपर है जो इसका उपयोग करते हैं और इससे लाभ उठाते हैं। द फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द कंजर्वेशंस को के मेथड्स हैं, उसको अचीव करने के लिए सबसे अधिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन लोगों की है, रेस्ट ऑन पीपल हु ऑपरेट ऑन इट, जो उसके ऊपर रहते हैं और उसका उपयोग करते हैं, एंड रिसीव द बेनिफिट, और जो उससे लाभ प्राप्त करते हैं वो इससे का सबसे अधिक कंजर्वेशंस कर सकते हैं, इसकी फर्टिलिटी पावर को रिमेन रख सकते हैं और इसको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए यूजेबल बना सकते हैं।